नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, हमारा सामाजिक परिवेश। और ये चैप्टर 8 का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है सामाजिक विज्ञान की, इसके चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। तो अब तक हम टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है आरबीएससी की, और एग्ज़ाम्स के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आपका बेसिक जो होता है नॉलेज वो स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो। परिवार में पारस्परिक निर्भरता, आज हम यहाँ इस टॉपिक से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनके अनुभवों से हमें लाभ उठाना चाहिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परिवार में पारस्परिक निर्भरता। तो देखिए, परिवार के सदस्य सुख दुख और परेशानी में एक दूसरे के काम आते हैं। जो परिवार के सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर, वो सुख दुख होता है, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी अच्छा, चाहे सुख होता है चाहे दुख होता है, उसमें हमारे काम आते हैं। बच्चों की किलकारियाँ, बाल सुलभ चेष्टाएं और जिज्ञासाएं परिवार को आनंद देती हैं। और आपने देखा होगा, जब हम एक परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बेबी भी होते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी जो किलकारियाँ होती हैं, जो वो रोते हैं, और जो अच्छी अच्छी बाल सुलभ चेष्टाएं, जो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो अच्छी लगती है। और उनकी क्यूरियोसिटी कि कई प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि चंदा मामा गोल क्यों है, रात क्यों होती है, दिन क्यों हुआ, कई प्रकार के मतलब क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछते हैं वो, कि अब सूरज कहाँ चला गया, है ना। और भी उनकी बहुत सारी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है। तो इन सब से क्या होता है, परिवार को आनंद मिलता है ना। कुछ बड़े होने पर बच्चे बड़ों के कार्यों में सहयोग देते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़ों के कार्यों में सहयोग देते हैं। हमने भी किया था, जब हम बच्चे थे तो छोटे थे, तो हम भी करते थे ना अपने से बड़ों का सहयोग। भाग दौड़ के ऐसे काम जिनसे बड़े थक जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें खेल खेल में ही पूरे कर देते हैं। जैसे छोटे मोटे बच्चों को काम आप दीजिए, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि आप बोलेंगे जाके चाचा को बुला के लाओ, चाची को बुला के लाओ, या कोई बहन भाई उनको बुला के लाओ, तो बच्चे कितने मतलब इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि भाग भाग कर वहाँ जाएंगे। फिर उनको वो काम बोलेंगे जो भी उनको दिया है, या इसे रख आओ, ये सामान को इस जगह पे रख दो, तो वो बच्चे बड़े शौक से करते हैं ये काम, भाग भाग कर। उनका तो खेल हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं परिवार में। इसके अलावा देखिए, हम देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव और रुचि अलग अलग होते हैं, वे एक साथ फिर भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो परिवार होता है, तो उनके जितने भी सदस्य होते हैं उनका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से हमारे परिवार में जितने भी मेंबर हैं, सबका एक जैसा स्वभाव नहीं होगा। सबका अलग अलग स्वभाव होता है, और रुचि भी अलग अलग होती है, इंटरेस्ट। जैसे किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को कपड़े धोना अच्छा लगेगा। ऐसे ही आदमियों का स्वभाव देख लीजिए, अलग अलग होता है सबका। किसी को कोई ऑफिस वर्क में जाकर काम करना अच्छा लगता है, तो किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है ना। तो सबकी अपनी अलग अलग रुचि और स्वभाव होता है। स्वभाव से भी सब अलग होते हैं। कि आपने देखा होगा, किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि तुरंत झगड़ा करने लग जाते हैं बात ही बात है। किसी का स्वभाव ऐसा होता है, कितना नम्र होते हैं कि कोई भी बात बोल दो उनको गुस्सा ही नहीं आता। तो ऐसे ऐसे स्वभाव भी होते हैं। तो परिवार में हर स्वभाव के व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, और रुचि भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो उसकी रुचि होती है वो पेंटिंग करना। किसी को गाड़ी ड्राइव जो करते हैं, व्हीकल ड्राइव, तो वो अच्छा लगता है। तो सबका अपना अलग अलग स्वभाव और रुचि होती है। और परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव और रुचि अलग अलग होते हुए भी क्या होता है, वे सब एक साथ रहते हैं। हम भी रहते हैं परिवार में, हमारे भी परिवार में सबका स्वभाव अलग अलग है ना, और फिर भी साथ रहते हैं। तो ऐसे ही इसमें ये बताया गया है कि परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं उनका स्वभाव और रुचि अलग अलग होते हुए भी क्या होता है, वे एक साथ रहते हैं। अब एक गतिविधि दी गई है ये, तो छोटे बच्चों के हिसाब से देखिए, परिवार के सदस्य, माता पिता, वे कार्य जिनके लिए आप इन पर निर्भर हैं, वो
मतलब क्लास 6 के स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो वो इसे पूरा करेंगे, हमारे लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पड़ोसी। अभी हमने बात कर ली परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली मेम्बर। अब हम बात कर रहे हैं, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पड़ोसियों के बारे में, जिन्हें बोलते हैं नेबर्स। आपने सुना है नेबर, नेबर बोलते हैं, तो ये होते हैं पड़ोसी। पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे आसपास के घर होते हैं ना, वहाँ पर हमारे ये जो आसपास के घर में जो लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है। राम और मोहन के परिवार सीतापुर नाम के गांव में रहते हैं। अब इसमें समझाया गया है पड़ोसियों के बारे में कि कैसे वो हेल्प करते हैं हमारी। तो देखिए जो राम और मोहन हैं, इनके परिवार कहाँ रहते हैं? सीतापुर नाम के गांव में रहते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोसी हैं, मतलब दोनों का घर आसपास है, दोनों पड़ोसी हैं। और राम का परिवार कैसा है? गरीब है। तो मोहन का परिवार कुछ संपन्न है। आपको पता ही है कि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। आपने देखा कोई अमीर होता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है, कोई गरीब होता है, और किसी के पास ठीक ठीक होता है, ना तो ज़्यादा होता है ना ही कम होता है। तो उसे हम बोलते हैं मध्यम वर्गीय परिवार बोलते हैं ना। तो जिसके पास ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। तो अब इसमें बताया गया कि जो राम का परिवार है वो कैसा है? गरीब है। और जो मोहन का परिवार है वो कैसा है? संपन्न है। उसके खेत बड़े हैं और उसके पास एक ट्रैक्टर भी है। तो देखिए जो आपने देखा होगा कि गांव होते हैं, तो गांव में क्या होता है, जिनके पास बड़े बड़े खेत होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, तो उन परिवारों को संपन्न परिवार माना जाता है। तो मोहन का परिवार कैसा है? संपन्न परिवार है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, ट्रैक्टर भी है। डॉक्टर जो हैं वो उस गांव से 8 किलोमीटर दूर बदलापुर गांव में ही उपलब्ध हैं। और वहां पर डॉक्टर जो हैं चिकित्सक, वो वहां से उनके गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है बदलापुर गांव, वहां पर ही उपलब्ध है, वहां पर हैं डॉक्टर। एक दिन क्या हुआ, आधी रात के लगभग राम के बेटे के पेट में अचानक दर्द हुआ। जब पड़ोसी मोहन को इस बात की जानकारी हुई तो वह उस लड़के को अपने ट्रैक्टर से बदलापुर में डॉक्टर के पास ले गया। तो यही तो होते हैं देखिए पड़ोसी, हमारी हेल्प करने के लिए। कि कभी हम इस तरीके की कोई मुसीबत में आ जाते हैं तो कौन सबसे पहले हेल्प करेगा? पड़ोसी हेल्प करेंगे। तो परिवार के सदस्य के बाद जो सबसे हमारे करीबी होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं। देखिए परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट जो हमारे करीबी होते हैं कौन होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं। हमें कोई भी परेशानी हो जाती है या हमारे पड़ोसी को हो जाती है, हम तुरंत जाते हैं। रिश्तेदार भी एक बार बाद में ही आएंगे। रिश्तेदार आपको पता है आजकल दूर दूर जगहों पर रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, तो आते हुए उनको एक बार टाइम लगता है। कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे परिवार के सदस्य के बाद दूसरे जो नंबर पे आते हैं वो हमारे पड़ोसी ही होते हैं, वो ही हमारी सबसे पहले हेल्प करते हैं। इसके बाद देखिए अच्छे पड़ोसी मिलजुल कर रहते हैं और सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो कैसे रहते हैं? वो मिलजुल कर, बिल्कुल ऐसा नहीं देखते कि हम अमीर हैं हम गरीब हैं, मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं, जैसे राम और मोहन का परिवार काम आया। इसी तरीके से देखिए आनंद के अवसर पर क्या होता है? पड़ोसी मिलकर आनंद को बढ़ाते हैं। दुख दर्द का समय भी पड़ोसियों के सहयोग से आसानी से गुजर जाता है। कि कोई भी दुख दर्द जब होते हैं तो पड़ोसी क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं। तो उससे क्या होता है? वो वक्त भी निकल जाता है, जल्दी से गुजर जाता है एक टाइम बाद। अतः छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देते हुए सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। आजकल क्या होता है, कोई भी छोटी सी बात हो गई बच्चों की वजह से पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं लोग पड़ोसियों से संबंध खराब। तो इसमें बताया गया है कि उनसे इतनी छोटी छोटी बातों पर संबंध खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि रात बेरात कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो परिवार के सदस्य के बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे काम आता है वो होते हैं हमारे पड़ोसी। तो उनसे हमें बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जहाँ परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, वहीं कुछ बड़ा होने पर बालक विद्यालय जाने लगता है। पहला जो परिवार होता है वो बालक की प्रथम पाठशाला होती है ना। इसके बाद क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अन्य कर्मचारी होते हैं। इन सभी के सहयोग से वह विद्यालय में पढ़ाई का काम व्यवस्थित तरीके से करता है। सोचिए यदि विद्यालय का सहायक कर्मचारी कमरों की सफाई न करे या समय पर घंटी न बजाए तो आपको कितनी परेशानी होगी। सोचिए आप स्कूल में हैं और स्कूल में आपको जो सहायक कर्मचारी हैं वो कमरों की सफाई नहीं करे, घंटी नहीं बजाए टाइम पे, जो तो फिर उससे कितनी परेशानी हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कौन से टीचर का अब क्लास होने वाली है, ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। यदि आपके अध्यापक जी बीमार हो जाएं और आपका पाठ्यक्रम पूरा ना हो पाए तो क्या आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाओगे?
बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, अध्यापक जी बीमार हो जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है वो सिलेबस हमें कौन कवर करवाएगा, हो पाएंगे हम अच्छे अंकों से पास। अतः सभी का कार्य महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि सभी का कार्य महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्कूल का चपरासी हो या फिर प्रधानाध्यापक। सबके आपसी सहयोग से ही विद्यालय में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई चल सकती है, क्योंकि विद्यालय में सबका अपना अपना कार्य है, टीचर का पढ़ाई का कार्य है, प्रधानाध्यापक का ऑफिस का कार्य रहता है, तो इस तरीके से चपरासी का बैल बजाना और भी सफाई के कार्य रहते हैं, तो सबका अपना अपना कार्य है और सभी का कार्य महत्वपूर्ण होता है। एक के बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो। तो सबके आपसी सहयोग से ही क्या होता है, विद्यालय में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई चल सकती है। विद्यार्थियों को भी अनुशासित रहना आवश्यक है और ये भी जरूरी है कि विद्यार्थी भी अनुशासित रहें, डिसिप्लिन में रहें। कक्षा के होशियार बच्चों को कमज़ोर सहपाठियों की सहायता करनी चाहिए, और जो कक्षा में होशियार बच्चे होते हैं ना, इंटेलिजेंट बच्चे, उनको क्या करना चाहिए, उनके जो क्लासमेट्स होते हैं जो कि वीक होते हैं पढ़ाई में, उनकी हेल्प करनी चाहिए। सोचिए क्या होगा यदि आपके गांव का एकमात्र डॉक्टर लंबे समय के लिए बाहर चला जाए, मतलब आपके गांव में एकमात्र ही डॉक्टर है और वो डॉक्टर ही लंबे समय के लिए बाहर चला जाए, तो फिर क्या होगा, किसको आप दिखाएंगे डॉक्टर को। किसान को फसल काटने के लिए मजदूर ना मिले तो फिर क्या होगा, सोचिए। नाई बाल काटना ही बंद कर दे फिर क्या होगा। कुम्हार मटके बनाना बंद कर दे तो आप कहाँ से लाएंगे मटका। व्यक्ति अकेले जीवन यापन करना शुरू कर दे तो कैसे, बताइए, हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं हो सकता। और ये सब काम इस तरीके से होने लग गए तो फिर क्या होगा, सोचिए, व्यवस्थाएं रुक जाएंगी हमारी। अब देखिए हमारा समाज, व्यक्ति का परिवार और पड़ोस के अलावा समाज के अन्य सदस्यों व संस्थाओं से भी बहुत काम पड़ता है। देखिए व्यक्ति का परिवार से तो है ही है और पड़ोस भी है ही है, आस पड़ोस जो हमारा होता है। इसके अलावा समाज के अन्य जो सदस्य होते हैं और संस्था होती है, इनसे भी बहुत काम पड़ता है। समाज में सभी व्यक्ति अपनी रुचि योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। आपने देखा है समाज में, सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी रुचि और योग्यता, जैसे उनका इंटरेस्ट होता है, जैसे उनकी एबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसान खेती करता है, जो फार्मर होता है वो क्या करता है, खेती करता है। कुम्हार, लुहार, सुनार, दर्जी, ये सभी समाज के लिए आवश्यक कुछ ना कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं ना कुछ तो बनाते ही हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो कुछ व्यापार में लग जाते हैं। अब आपने देखा होगा किसी किसी को नौकरी करना पसंद होता है तो किसी को व्यापार करना पसंद होता है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लग जाते हैं। इसके अलावा देखिए डॉक्टर, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज को अपनी सेवाएं देते हैं। अब देखिए इसमें मैंने येलो इसलिए किया कि कुछ जो नौकरियां होती है उसको आप कह सकते हैं कि वो सेवाएं होती हैं। एक्चुअल में नौकरी जो बोलते हैं ना वर्ड, वो एक्चुअल में सेवा होती है, उसमें सेवा दी जाती है, वो नौकरी नहीं कहलाती है। जैसे अध्यापक क्या करता है, अध्यापक जो है वो समाज को अपनी सेवा देता है, पढ़ाने का काम कर रहा है वो। डॉक्टर भी अपनी सेवा देता है, मरीजों का इलाज करता है, ये भी एक सेवा में आता है। इंजीनियर, ये आदि जो हैं ये क्या करते हैं, समाज को अपनी सेवाएं देते हैं। पुलिस, प्रशासन, न्याय आदि से जुड़े लोग समाज में क्या करते हैं, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किनकी है, पुलिस, प्रशासन, न्याय आदि से जुड़े लोगों की। ठीक है, इन सभी लोगों के कार्यों से हमारा जीवन सुखमय बनता है। इन सभी के लोगों से होता है ना हमारा जीवन सुखमय। समाज के सदस्य इन कामों को एक दूसरे पर आश्रित रहकर तथा परस्पर सहयोग के द्वारा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए संपन्न करते हैं। और समाज के जो सदस्य हैं इन कामों को कैसे करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहकर और परस्पर सहयोग के द्वारा करते हैं। इसके बाद देखिए, एक और जहां गांवों में उत्पन्न अनाज शहरों में लाया जाता है और कुछ कारखानों को कच्चा माल भी खेती से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र मिलों को कपास, चीनी मिलों को गन्ना। तो एक और तो क्या होता है, जहां गांव में अनाज उत्पन्न होता है और वहां से गांव से कहाँ लाया जाता है, वो शहरों में लाया जाता है। और कुछ कारखानों को जैसे कच्चा माल मिलता है, जैसे कि सूती वस्त्र बनाने, अब सूती वस्त्र बनाने के लिए जो मिल होती है, कारखाने होते हैं, उनको कपास मिलता है ना, और चीनी मिल होती है उनको गन्ना मिलता है खेतों से। वहीं दूसरी ओर शहरों में निर्मित विभिन्न औद्योगिक उत्पाद जैसे चीनी, दवाइयाँ,
मशीनें आदि गाँव में ले जाकर बेचे जाते हैं। और जो ये बनते हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें जाती हैं, कच्चा माल जाता है, फिर इनसे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। और ये उत्पाद जैसे कि चीनी हो गई, कोई दवाई हो गई, है ना, मशीन हो गई, ये कहाँ ले जाकर बेची जाती है, गाँव में ले जाकर बेची जाती हैं। गाँवों और शहरों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर है, बिल्कुल निर्भर है। देखिए, अगर गांव से अगर कच्चा माल ये प्राप्त नहीं हो, जैसे कि जो सूती वस्त्र बनते हैं उसके लिए हमें कपास नहीं मिले, गन्ना नहीं मिले, तो क्या शहरों में इस चीज़ का उत्पाद का निर्माण हो पाएगा, चीनी का, के वस्त्रों का हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर शहरों से अगर ये जो उत्पादन हो रहा है इन चीज़ों का, जैसे चीनी, दवाइयाँ, कपड़े जो बन रहे हैं, और उनको ले जाकर गाँव में नहीं दिया जाए, तो ये चक्र चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि गांव से कच्चा माल आता है, कहाँ बनता है, शहरों में बनता है। एक बार गांव से हेल्प लगती है, फिर शहरों में बनकर कहाँ जाता है, गांव में भी जाता है और शहरों में भी मिलता है। तो इस तरीके से ये एक चक्र चलता रहता है, और गाँव और शहरों का जीवन जो है एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर है। ये देखिए, आपको चित्र में दिखाया गया है कि गाँव से देखिए किस तरीके से ये शहरों में लाया जा रहा है। सब्जी हो गई, गेहूँ, धान, है ना, दाल, तिलहन, दिख रही है इस चीज़, ये दिखाया जा रहा है। गाँव से कहाँ जा रहा है, शहरों में जा रहा है। और फिर देखिए दूसरी तरफ जो शहरों में बन रहा है, जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ बन गया, मशीनें, बिजली का सामान, कपड़े, दवाइयाँ, टीवी, फ्रिज, ये सब कहाँ आ रहे हैं, गाँव में आ रहे हैं, है ना। तो गाँव और शहर में परस्पर सहयोग, यही तो होता है। अब देखिए, समाज हमारे शरीर की तरह होता है। जो समाज होता है ना, वो हमारे शरीर की तरह होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग शरीर के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही क्या होता है, समाज में पूर्णता आती है और लोग सुख शांति से रहकर प्रगति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम सभी एक दूसरे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे शरीर के लिए हमारे सभी अंग। हम अकेले सुखी नहीं हो सकते, इसलिए हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा जीवन परस्पर व्यक्तियों एवं समाज जैसी संस्थाओं के सहयोग पर निर्भर है। इन सभी में तालमेल बना रहना आवश्यक है, तब ही समाज सुखी रह सकता है। अतः क्या करना है, व्यवस्था बनाए रखना है, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। जिस प्रकार परिवार की कुछ परंपराएं होती हैं, ठीक वैसे ही समाज के भी कुछ नियम होते हैं, और इन नियमों का पालन करने से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। तो इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जिससे समाज में क्या बनी रहे, समाज में व्यवस्था बनी रहे। इतना सब कुछ पढ़ने पर हमें यह तो पता चल ही गया है कि हम अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते। हमें किसी न किसी की ज़रूरत होगी, और हमें हमारे परिवार के सदस्यों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे समाज की, हमारे पड़ोसियों की, इन सब की हमें ज़रूरत है। तो इन सभी के साथ हमें क्या करना चाहिए, तालमेल बना कर रखना चाहिए, सहयोग करते रहना चाहिए आपस में, और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अपने मित्रों के साथ, अपने जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ, तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।